सो ये वाली वीडियो है 4 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। जिन लोगों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार पहले वाले वीडियोस देखें, उसके बाद ही ये वाली अच्छे से समझ में आएगी। और ये देखने से पहले पहले वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार वो वाली वीडियोस देख के फिर ये वाली पार्ट 4 स्टार्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिनोल्स जो होते हैं, फिनोल होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा है, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा है, इसको हम बोलते हैं फिनोल। अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं तो क्या होता है कि फिनोल में जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है, उन तीनों पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन लग जाता है। फिनोल जो होता है वाटर और इथेनॉल के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दोनों ऑर्थो और इस पैरा पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है। मैकेनिज्म हम पहले ही कर चुके हैं कि इस वजह से हमारे पास फिनोल है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने ऐड किया Br2। तो रिएक्शन कैसे होती है देखो, यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, ये वाले हेल्प करते हैं ब्रोमीन पे अटैक पे। इस तरह से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू यहाँ ब्रोमीन पे अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ब्रोमीन के पास। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या बनेगा देखो, अब यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वापस से एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड वापस से शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो देखो अब क्या बन जाएगा फिर से, ऐसे यहाँ पैरा पोजीशन पे क्या लग गया हमारे पास, ब्रोमीन लग गया। ऐसे ही इस पोजीशन और इस पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो फिनोल के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि फिनोल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर और इथेनॉल के अंदर। जो दोनों के दोनों ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है, उन तीनों ही पोजीशन पे क्या लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल। ऐसे ही सपोज करो हम क्लोरीनेशन करने की कोशिश करते हैं फिनोल के अंदर, क्लोरीन, इथेनॉल, वाटर, तो भी यहाँ पे क्या होता है, जो फिनोल है उसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और जो इसकी पैरा पोजीशन है, तीनों पोजीशन पे क्या लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोफिनोल। और ये जो ट्राइक्लोरोफिनोल है, इसको शॉर्ट में TCP भी बोलते हैं, और ये एंटीसेप्टिक होती है, ठीक है। एंटीसेप्टिक 12th में पढ़ते हैं क्या होती है, जिनको जो हमारे कुछ बाउंड वगैरह हो जाता है उसके ऊपर लगाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो किल कर देते हैं, लेकिन जो हमारे लिविंग सेल्स होती हैं उनको अफेक्ट नहीं करते, उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स, ओके। सो फिनोल में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फिनोल में अगर हम ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन कुछ भी करते हैं नॉर्मल सॉल्वेंट में, वाटर या इथेनॉल में, तो तीनों पोजिशन पे क्या लग जाता है, तीनों पोजिशन पे हेलोजन लग जाता है। अब इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। देखो अगर हम फिनोल की क्लोरिनेशन करते हैं CH2 के अंदर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, सपोज लेस देन 5 और 6 डिग्री सेल्सियस, अगर हम ब्रोमिनेशन यहाँ पे करते हैं फिनोल की, तो देखो CH2 में ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ एक पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कौन सा मेजर अमाउंट में बनेगा ये हम पहले वाले वीडियोज में कर चुके हैं। यहाँ पे पैरा वाला मेजर बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा उसके लिए आप 3rd नंबर वाली और 4th नंबर वाली जो वीडियोज हैं उनको एक बार देख लो, ओके। सो ये था कि हम कैसे इनको, कि फिनोल के अंदर अगर हम वाटर या इथेनॉल के अंदर अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, लेकिन अगर CH2 के अंदर करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती है। ऐसी फिनोल का अगर हमें नाइट्रेशन करना सपोज, तो फिनोल का नाइट्रेशन भी हम, फिनोल इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका नाइट्रेशन भी हम HNO3 और H2SO4 डालने की नीड ही नहीं है। इवन अगर हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाती है,
सेम एक यहाँ पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है और एक यहाँ पे पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला। ठीक है, ये मेजर माइनर थर्ड वाले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, थर्ड और फोर्थ, एक बार वो देखे कंटिन्यूस। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे पैरा भी नोट। ओके, अब ठीक है, और दूसरी चीज़, सपोज हमने ये पैरा वाला आइसोमर अलग कर लिया है, जो माइनर वाला है, इसके अंदर हमने रिडक्शन कर दिया हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ में। ये रिडक्शन वाले जितने भी रिएजेंट्स वगैरह हैं, ये कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप में हम कवर करेंगे। अलग से भी रिएजेंट्स की मैं सीरीज बना दूंगा इसके लिए। तो अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजनेशन से नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो गया NH2 ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे ये वाला ग्रुप लग जाएगा ऐसे, और इसको हम बोलते हैं पैरासीटामोल। ओके, सो दिस इज पैरासीटामोल। ये तो है फिनोल की बात। अब सपोज करो, देखो इलेक्ट्रोफाइल हमने फिनोल के साथ भी अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल यूज किए हैं। इवन ब्रोमीन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, डाइल्यूट HNO3 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है डाइल्यूट HNO3 के केस में। अब सपोज करो हम यहाँ पे CO2, क्या हम CO2 के साथ भी फिनोल की रिएक्शन करा सकते हैं? तो देखो CO2 के साथ फिनोल की रिएक्शन कराने के लिए इसको थोड़ा सा और रिएक्टिव बनाना पड़ेगा, और थोड़ा सा और रिएक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिनोल के अंदर हम ऐड करते हैं एक बेस। तो फिनोल के अंदर जब हम बेस ऐड करेंगे, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और इसके साथ सोल्ट फॉर्मेशन कर देगा। अब ये जो सोल्ट है, ये जो फिनोक्साइड आयन है, ये फिनोल से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसकी रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ कराते हैं तो CO2 के साथ देखो कैसे होगी रिएक्शन। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये वाला बॉन्ड, यहाँ से कहाँ पे जुड़ गया, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन जुड़ा है पहले से। ठीक है, अब ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन फिर से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। देखो इस तरह से हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, इसकी हमारे पास फॉर्मेशन होगी। इसको हम सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और अगर हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन पे ये वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ड्रग बनी है यहाँ पे, इसको हम एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक है, एस्पिरिन आपने नाम सुना होगा। तो एस्पिरिन ये होती है, पैरासीटामोल जो हमने पहले बनाई थी वो भी आपने नाम सुना होगा। तो उन वाले ड्रग्स को हम ऐसे बनाते हैं सेम मैनर में। अच्छा, और ये जो रिएक्शन है ना, जब हम बेस ऐड करके फिनोल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हैं या CO2 से रिएक्शन कराते हैं, इसको हम बोलते हैं कोल्बे-स्किमिट प्रोसेस। स्कीमेट, आई थिंक ऐसे स्कीमेट प्रोसेस, स्पेलिंग में भी ये रॉन्ग हो, एक बार चेक कर लेना। कोल्बे-स्किमिट प्रोसेस। ओके, सो दिस इज कोल्बे-स्किमिट प्रोसेस। और ऐसे ही अब फिनोल के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमारे पास, कि फिनोल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिनोल अगर वाटर इथेनॉल के अंदर करते हैं तो ऐसे तीनों पोजीशन पे ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाता है, ब्रोमिनेशन हो जाती है। ऐसे ही हम अगर CS2 के अंदर रिएक्शन कराते हैं तब ये प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन नाइट्रोजन जब यहाँ पे होता है ऑक्सीजन के प्लेस पे, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है एट प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं ब्रोमिनेशन इन इथेनॉल और वाटर, तो यहाँ पे भी वही होता है।
दोनों जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है, तीनों पोजीशन पे क्या लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है। अब फिनोल के केस में तो क्या हुआ था, जब हमने CS2 के अंदर ये रिएक्शन कराई थी, ब्रोमिनेशन एट लो टेम्परेचर, तो क्या हुआ था, एक ही पोजीशन पे लगा था यहाँ पे हेलोजन एटम। लेकिन जब यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिया है तो यहाँ पे क्या होता है, CS2 के अंदर भी तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है। तो नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। नाइट्रोजन इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कि चाहे हम सॉल्वेंट को चेंज भी कर ले तब भी हम ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, हाइड्रोजिनेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि नाइट्रोजन को लेस इलेक्ट्रॉन डोनर बना दे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उससे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगे। और उसका सबसे बेस्ट मेथड है एसिटाइलेशन, कि नाइट्रोजन की अगर हम एसिटाइलेशन कर दें, नाइट्रोजन के ऊपर ये वाला ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी कंजुगेशन में होंगे और यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ भी कंजुगेशन में होंगे। तो यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगी और क्रॉस कंजुगेशन वीकर होती है कंजुगेशन से। यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट कंजुगेशन में है बेंजीन रिंग से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी कंजुगेशन में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग पे। तो हमें क्या करना है कि नाइट्रोजन को अगर कम इलेक्ट्रॉन डोनेटर बनाना है, कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी को घटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एसिटाइलेशन कर सकते हैं नाइट्रोजन की। एसिटाइलेशन करने के लिए सिंपल हम एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड अगर हम ऐड करते हैं तो नाइट्रोजन की एसिटाइलेशन हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराएंगे, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगी, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, ठीक है। यहाँ पे पैरा पे भी होती है और ऑर्थो पे भी होती है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर बनेगा यहाँ पे पैरा वाला, ठीक है। सो ये मेथड है कि हम कैसे किसी ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को कम कर सकते हैं। अगर हमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को कम करना है तो सिंपल है कि हम नाइट्रोजन का एसिटाइलेशन कर सकते हैं। अगर अब हमें ये ग्रुप हटाना, यहाँ से ये एसिटाइलेशन हटाना है, तो हम एसिडिक मीडियम में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस कर दी एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से NH2 ग्रुप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन। सो इससे नेक्स्ट एक और चीज़ आती है कि अगर हमें क्लोरोसल्फोनेशन करना है, ठीक है, क्लोरोसल्फोनेशन, देखो सल्फोनेशन के लिए क्या किया था हमने, H2SO4 कंसनट्रेटेड, ठीक है, और SO3 प्लस H2SO4। अगर क्लोरोसल्फोनेशन करना, देखो सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या फ़र्क है, सिर्फ एक क्लोरीन का फ़र्क है। ये तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये होता है क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। एक OH की जगह पे क्लोरीन होता है, सिंपल। तो आप ये ClSO3H प्लस H2SO4 अगर इसका एडिशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोसल्फोनेशन हो जाएगा। तो इसको क्लोरोसल्फोनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेम मैनर में क्लोरोसल्फोनेशन होता है। अगर हम ये वाला रिएजेंट ऐड करेंगे, मान लो हमारे पास यहाँ पे टोलवीन है, मिथाइल बेंजीन को टोलवीन बोलते हैं, यहाँ पे हमने ये वाला ऐड कर दिया, प्लस थोड़ा सा एसिड ऐड कर दो, या इसी के अंदर भी कर सकते हो, कंसनट्रेटेड क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक तो हमारे पास ऑर्थो वाला बनेगा, ये वाला, और एक हमारे पास पैरा वाला बनेगा। और मेजर कौन सा बनेगा, यहाँ पे पैरा वाला बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं क्लोरोसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स की, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसको हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे अमोनिया डालते हैं NH3, तो अमोनिया क्या करेगा, यहाँ पे ये एक तरह से कार्बोनिल ग्रुप जैसा ही है, सल्फोनाइल ग्रुप, तो यहाँ पे अमोनिया अटैक करेगा ऐसे,
अब ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, फिर जब ये वाला बॉन्ड नीचे आएगा तो यहाँ पे जो गुड लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, क्लोरीन निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और नॉर्मली अमोनिया को साथ में अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी डाला जाता है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट, हमने कार्बोनिक एसिड के साथ अमोनिया को ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से। और सपोज करो अब अगर हम यहाँ पे KMnO4 ऐड कर देते हैं, पोटासियम परमैंगनेट, तो पोटासियम परमैंगनेट की क्या खास बात है कि सपोज करो यहाँ बेंजीन रिंग पे कुछ भी लगा, कार्बन के साथ कुछ भी यहाँ पे लगा हुआ, कितना ही बड़ा कोई भी ग्रुप है, तो अगर हम यहाँ पे KMnO4 ऐड करते हैं तो ये सब कुछ हट के यहाँ पे बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप बन जाता है। ठीक है, सेम मैनर में यहाँ पे हमने ऐड किया तो यहाँ पे ये सब कुछ हट के क्या लग जाएगा, ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये वाला। अब हम यहाँ पे देखो, अब क्या हो सकता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे अमीन ग्रुप है, यहाँ से वाटर रिलीज होकर के कंडेंसेशन हो सकती है। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इस चीज़ की फॉर्मेशन हो सकती है। और ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ये होता है सेक्रीन। ठीक है, सेक्रीन क्या होता है, एक आर्टिफिशियल शुगर होती है, आर्टिफिशियल शुगर। ठीक है, और ये जो आर्टिफिशियल शुगर होती है ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए ये जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं, जब उनको चीनी खाने का या शुगर खाने का मन करता है तो वो इस चीज़ को, जो भी चीज़ उनको मीठा खाने का मन कर रहा है तो उसके अंदर ऐड करके इनको यूज कर सकते हैं। ये उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो शुगर का लेवल नहीं बढ़ाती है उनकी बॉडी में। ओके, सो दिस वाज पार्ट 4 of electrophilic aromatic substitution. Thank you.